हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे एक नया टॉपिक निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल। माना फलन फंक्शन एफ ऑफ एक्स बंद अंतराल ए बी में परिभाषित समतल फलन है तथा इस फंक्शन का अनिश्चित समाकलन x के सापेक्ष है कोई फंक्शन फाई एक्स, तो फलन एफ ऑफ एक्स का अंतराल ए बी में निश्चित समाकलन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये तो है मेरा अनिश्चित समाकलन, मुझे लिखना है निश्चित समाकलन। इसके लिए जो इंटरवल था जिसमें फलन कंटिन्यूअस था फ्रॉम ए टू बी, उससे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बनाएंगे। बाईं वाली संख्या को इसके नीचे लिखेंगे और दाईं वाली संख्या b को इसके ऊपर की तरफ लिख दिया जाएगा और ये कहलाएगी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बराबर होगा फलन का अंतराल ए बी में निश्चित समाकलन, इससे निरूपित किया जाता है। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अनिश्चित समाकलन फाई एक्स में x के स्थान पर पहले ऊपर वाली संख्या लिखेंगे और मान निकालेंगे फाई थ्री, फिर घटाएंगे x के स्थान पर इस संख्या को लिख करके यानी फाई थ्री। तो फलन एफ ऑफ एक्स का निश्चित समाकलन ओवर लिमिट ए टू बी बराबर होगा फाई बी माइनस फाई ए। लेकिन इसको निकालने के लिए पहले मुझे फाई एक्स लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखूं कैसे मैं? अगर मैं लिख देता हूं यहाँ ऐसे फाई एक्स कि पहले इसका अनिश्चित समाकलन लिखा, फिर इसका मान x के मान a के लिए b के लिए निकाला, फिर a के लिए निकाला, इसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं फाई एक्स लिखता हूँ इसका समाकलन, तो दोबारा इस लिमिट को ऐसे नहीं लिख सकता। ऐसे लिखूंगा तो इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात, इसको मैं इसके बराबर भी नहीं कह सकता। फाई एक्स को फाई बी माइनस फाई ए के बराबर नहीं लिखा जा सकता। तो क्या करूं मैं? मैंने व्यवस्था बनाई कि भाई इसके अनिश्चित समाकलन फाई एक्स को तो लिख दो, इसको कैसे लिखें? इसके लिए हमने कहा इसे ब्रैकेट में बंद कर दो और लोअर लिमिट को इधर शिफ्ट कर दो और अपर लिमिट को इधर शिफ्ट कर दो। ये कोई किसी गणितीय संक्रिया से प्राप्त नहीं हुआ है, ये मैंने इसमें और इसमें इसके बीच में एक पद बनाया है, एक राशि लिखी है जिसकी सहायता से इसको आसानी से व्यक्त किया जा सके। और इस राशि को मैं इसके बराबर मान सकता हूं और इसके बराबर भी मान सकता हूं। तो ये निश्चित समाकलन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी निकालने के लिए पहले मैं एफ ऑफ एक्स का अनिश्चित समाकलन लिखूंगा, उसे ब्रैकेट में बंद करके इन लिमिट को यहाँ राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर फलन फाई का मान अपर लिमिट बी पर निकालूंगा माइनस फलन फाई का मान लोअर लिमिट ए पर।
ये वैल्यू कहलाएगी इस निश्चित समाकलन की वैल्यू। यहां पर जो संख्या a आई है कहां से आई है? फंक्शन के इंटरवल ए बी से आई है। पहला पॉइंट ए को समाकलन की निम्न सीमा, और ऊपर वाली संख्या जो इस इंटरवल में ए बी में बाद वाली संख्या थी, बी को समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं। ए क्या हो गई? लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, और बी क्या हो गई? अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। निम्न नहीं, उच्च सीमा, उच्च सीमा कहती है। और ए बी को कह सकता हूं मैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की सीमा, जिसमें ए क्या है? लोअर लिमिट है, बी क्या है? अपर लिमिट है। हमने जब ये निश्चित समाकलन निकाला तो एक सवाल था, हमने फलन का अनिश्चित समाकलन लिखा था 5x, लेकिन कोई छात्र पूछेगा कि भाई हमने तो यह पढ़ा था जब किसी फलन का अनिश्चित समाकलन लिखते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ा जाता है, आपने क्यों नहीं जोड़ा? हाँ, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, मैंने नहीं जोड़ा हो, उस गलती को सुधार कर लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं क्या होता है, कि आंसर यही आता है या कुछ और आता है। तो यदि मैं कहूं कि फंक्शन ऑफ एक्स का अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है? 5x प्लस c है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अवश्य जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए करते थे कि इनडेफिनिट इंटीग्रल यूनिक नहीं होता, मैनी वैल्यू इसकी निकलती है, सी को डिफरेंट मान दे करके। अब इस कंडीशन में हम निश्चित समाकलन निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। मैं निकालना चाहता हूँ इसका मान, ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स dx क्या होगा। ठीक है, पहले क्या करूंगा? इस फंक्शन का अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट इंटीग्रल लिखूंगा, वो मान लो मैं ये विद c 5x प्लस c, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा और लिमिट यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा। अब x के स्थान पर b और a रख करके वैल्यूज निकालेंगे। क्या आएगा? x के स्थान पर b लिखने पर 5b प्लस c, फिर माइनस लगाते हैं और x के स्थान पर a लिख करके 5a माइनस प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसा का वैसा है। अब 5b प्लस c माइनस 5a माइनस c, ब्रैकेट हटा दिए, इधर बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल कर आएंगे, प्लस का माइनस प्लस c से माइनस c कैंसिल हो गया, इधर आ गया 5b माइनस 5a। क्या देख रहे हैं आप? पहली बार जब मैंने विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाला था तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आई थी रिजल्ट 1, और जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके वही वैल्यू निकाली तब भी वैल्यू सेम आई है, रिजल्ट 2। फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट आर सेम, इसलिए एक और दो के आधार पर मैं कह सकता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू इंडिपेंडेंट है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, यानी निश्चित समाकलन का मान कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c पर निर्भर नहीं करता है, उसे चाहे लिखें या न लिखें। नहीं लिखते हैं तब भी वैल्यू वही आती है, लिखने पर भी वैल्यू वही आती है, तो हम लिखेंगे नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि निश्चित समाकलन का मान समाकलन अचर पर निर्भर
नहीं करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम कहते हैं कि जब डेफिनेट निकालते हैं तो समाकलन अचर को लिखना आवश्यक नहीं है। अब आता है हमारा कि समाकलन, निश्चित समाकलन ज्यामितीय रूप से किस चीज को प्रदर्शित करता है। उससे पहले ये ध्यान रहे, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाली थी, इसी को हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल भी कहते हैं। जिससे समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल ज्यामितीय रूप से किस चीज को प्रकट करता है। देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल की, किसकी बात करते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल की, एफ ऑफ एक्स का इनडेफिनिट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये शो करता है एफ एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ये है, ये वाई एक्स और ये एक्स। ये किसका ग्राफ है? फंक्शन ऑफ एक्स का। इधर आगे तक कहीं जा सकता है, इधर भी आगे बढ़ सकता है, यहीं तक सीमित नहीं है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स। तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स से निरूपित होने वाले वक्र और एक्स एक्स से घिरे क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। यानी इस वक्र के नीचे और एक्स अक्ष के ऊपर जो भी क्षेत्रफल आ रहा है उसको निरूपित करता है। मैं ये कह सकता हूं कि जो क्षेत्र है इसकी लिमिट, सीमा क्या है? फंक्शन से निरूपित वक्र और एक्स अक्ष। ऊपर की तरफ सीमा ये वक्र हो गया और नीचे की सीमा ये एक्स अक्ष हो गया। इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल। यहाँ पर मैं ये निश्चित नहीं कर सकता कि इस क्षेत्र की सीमा बाईं साइड में क्या है और दाईं साइड में क्या है। इसीलिए इसे हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। यदि मैं इसकी बाईं और दाईं सीमा निश्चित कर लूं तो फिर ये निश्चित समाकलन कहलाएगा। उसके लिए हम ये एक्स अक्ष लेते हैं, वाई अक्ष लेते हैं, माना फलन का ग्राफ ये है। फलन के डोमेन में कोई पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया मैंने बी। तो ए से जाने वाली वर्टिकल लाइन को मैं रेखा x बराबर a कह सकता हूं। अब पॉइंट बी से जाने वाली वर्टिकल लाइन को मैं रेखा x बराबर b कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि ये फलन f ऑफ x इस क्लोज इंटरवल a b में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होना जरूरी है या बीच में ब्रेक नहीं हो सकता। ब्रेक होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये फलन f ऑफ x क्लोज इंटरवल a b में यानी x के मान a से b तक के लिए कंटिन्यूअस है तो इसका इंटीग्रल इस इंटरवल में निश्चित समाकलन को प्रदर्शित करता है। और उसे लिखते कैसे हैं? f ऑफ x इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, और इंटरवल क्या है यहाँ के लिए? a टू b। इस संख्या a को बनाएंगे हम इंटीग्रल की लोअर लिमिट और संख्या b को बनाएंगे इंटीग्रल की अपर लिमिट b। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसके अनुसार निकाली जाएगी। और ये वैल्यू किसको शो करती है? ज्योमेट्रिकली फलन f ऑफ x के नीचे, x अक्ष के ऊपर और लाइन x बराबर a के दाएं और लाइन x बराबर b के बाएं के बीच के क्षेत्रफल को निरूपित करती है। फिर
डेफिनेट इंटीग्रल f of x with respect to x from the limit a to b वक्र fx, इसको मैं y बराबर fx भी कह सकता हूँ। फलन ने इसको संकेत y दे दिया। फलन y बराबर f of x x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे भाग, इसका नाम रख दिया हमने, ये है p q r s। p q r s के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। यानी ये हो गया a to b f of x dx बराबर वक्र y इक्वल टू एफ एक्स एक्स अक्ष, फिर x बराबर a y बराबर b से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक, अब आप इसके आधार पर सूत्र की सहायता से कुछ उदाहरण करेंगे और फिर एक्सरसाइज को करेंगे। उदाहरण मैं कराऊंगा, एक्सरसाइज आप करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे पूछेंगे।